बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, ईद की छुट्टियां अब आपको पता ऑलमोस्ट खत्म हो रही हैं। ईद की फेस्टिविटी भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, लेकिन क्रिकेट जो है उसकी फेस्टिविटी का अब आगाज होने जा रहा है। समझ लीजिए कि पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज करने जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज होगा और इस हवाले से अब पाकिस्तान को न्यूजीलैंड, आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है और उसके बाद फिर पाकिस्तान को डायरेक्ट पहुंचना है अमेरिका और वेस्ट इंडीज, जहां पर जून में पाकिस्तान को इंशाअल्लाह T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और बड़ी एक्सपेक्टेशंस अब तो हो गई हैं कि इमाद की वापसी हुई है, आमिर की वापसी हुई है, फिर टीम में कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं, कुछ बेहतरी नजर आ रही है, तो लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो कि पिछले 2 वर्ल्ड कप में, एक में सेमीफाइनल में पहुंचा, एक में फाइनल में पहुंचा, क्या अब पाकिस्तान की टीम इस बार वो फाइनल का जो एक बेंचमार्क है वो पाकिस्तान की टीम उस तक पहुंचने में कामयाब होगी या नहीं होगी। मतलब काफी अरसा हो गया पाकिस्तान को कोई आईसीसी इवेंट जीते हुए, क्या बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान इस बार वो कुछ कर दिखाएगा या नहीं, इसमें सबकी निगाहें जो है वो लगी हुई है। और इसका आगाज ऑब्वियसली जो मतलब एक ट्रेलर्स हैं वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के वो हमें नजर आएंगे वर्सेस न्यूजीलैंड, देन वर्सेस आयरलैंड एंड देन वर्सेस इंग्लैंड। न्यूजीलैंड की टीम मतलब बड़ा झटका उनको लगा है, ऑब्वियसली आपके इल्म में होगा। कल मैं प्रोग्राम नहीं कर सका, मेरी आवाज भी आपको बदली बदली महसूस हो रही होगी। मतलब कल तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा अपसेट थी, फ्लू था बहुत ज्यादा, नजला जुकाम, वेदर बहुत अब चेंज हो रहा है, आपको पता है आज भी पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है, तो मौसम अचानक फिर से ठंडा हो गया, शायद ये वजह है, बाकी अल्लाह की मर्जी। तो वो मैं कल प्रोग्राम भी नहीं कर सका, लेकिन इस दौरान आपको खबर मिल गई होगी कि 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हैं वो अनफिट हो गए हैं जो न्यूजीलैंड की टीम, और उसमें जो बड़ा नाम है वो फिन एलन का है, और एक बॉलर जो है वो भी अनफिट हो गए हैं, वो भी जरा सीनियर बॉलर थे। तो ये 2 प्लेयर्स का अनफिट होना न्यूजीलैंड के लिए तो झटका है ही है, पाकिस्तान के लिए भी झटका है। उसकी वजह ये है कि ये प्रैक्टिस में अनफिट हुए, और उसके बाद अब पाकिस्तान के पास जो एक टीम आ रही थी उसमें फिन एलन एक ऐसा कैरेक्टर था कि जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि यार ये पाकिस्तान के बॉलर्स को जरा आजमाएगा, टफ टाइम देगा, पता चलेगा हमारे बॉलर्स का, क्योंकि आमिर भी है इस बार, नसीम भी फिट हो गए माशाल्लाह, शाहीन भी है, साथ में आपके पास इमाद भी है, फिर आपके पास स्पिनर्स भी हैं। देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अब वो टीम मजीद कमजोर हो गई है न्यूजीलैंड की, लेकिन आपका जो कॉम्बिनेशन है वो तो आपको बनाना पड़ेगा ना। इवन न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अगर ठीक है आपकी टीम कमजोर है, लेकिन आप नहीं, न्यूजीलैंड की टीम कमजोर है, लेकिन आपके पास एक तख्ता मश्क तो है ना कि आपको कॉम्बिनेशन तो बना सकते हैं, अपना यहां पे सेट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम आज रात मतलब देर रात गए, यानी डेट चेंज हो जाएगी, 14 की अलग सुबह पाकिस्तान पहुंचेगी इस्लामाबाद। न्यूजीलैंड की टीम आज यूएई में मौजूद थी, वहां पर उन्होंने मतलब वहां पर प्रैक्टिस वगैरह तो नहीं की, गोल्फ वगैरह खेलते रहे, वो खबरें आ रही हैं, थोड़ा रिलैक्स किया। सफर क्योंकि बहुत तवील है न्यूजीलैंड से दुबई का। उसके बाद अब वो पाकिस्तान रात किसी वक्त रवाना होंगे, और अब लगता है कि अलग सुबह मतलब 2-3 बजे के करीब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। फिर उनकी टीम रेस्ट करेगी, 14 को रेस्ट करेगी। उसके बाद फिर जो है वो 15 और 16 और 17 3 दिन जो है ये प्रैक्टिस के दिन है। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स भी कल रात को जो है, कल शाम को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो भी 3 दिन प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड की टीम आई थिंक 2 दिन प्रैक्टिस करने जा रही है, 3 दिन नहीं, वो मतलब सफर की थकान से खुद को वो रिलैक्स करेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो प्रैक्टिस करेगी कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है,
बैटिंग कॉम्बिनेशन को तब्दील करने का फैसला किया गया है। अब आपको पता है कि रिजवान और साइम ओपनिंग कर रहे थे, तो अब ये तो तय हो गया कि रिजवान और साइम ओपनिंग नहीं करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। तो भाई ओपनिंग कौन करेगा? ओपनिंग करेंगे बाबर आजम, जो कि अपनी उसमें डिस्कशंस में बता चुके हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल बैटिंग एट नंबर 3। हालांकि उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार है और वो मुस्तकिल इस नंबर पे मुस्तकिल परफॉर्म कर रहे हैं, नॉन स्टॉप 50s की हैं उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने नंबर 1 पे ही खेलना है। तो अब उनको बतौर कप्तान ये प्रिविलेज भी है कि वो अपनी पसंद का नंबर इख्तियार कर सकें। और फिर आपको पता है मोहम्मद रिजवान का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैं किसी भी नंबर पे खेलने के लिए तैयार हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं नंबर 3 पे खिलाए, नंबर 5 पे, हर जगह पे खेलने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। अब मसला ये है कि कहा तो था उन्होंने, क्योंकि ये एक स्टोरी बनी थी कि जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया तो शाहीन शाह अफरीदी ने इनकार कर दिया था नंबर 3 पे खेलने के लिए। उन्होंने कहा था कि मैं तो भाई नंबर 1 पे खेलूंगा, और उसके बाद फिर बाबर आजम ने सेक्रीफाई किया, वो नंबर 3 पे आए। अब जनाब जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसका एक खुसूसी इजलास हुआ है ईद से पहले, जो कि आपको पता है कि ये सारा ईद का मामला चल पड़ा, और उसके बाद फिर उसमें इजलास की जो कवरेज है वो उस तरह से नहीं हो सकी। तो उसमें बाकायदा जो कॉम्बिनेशन है वो तब्दील करने का फैसला किया गया है। मोहम्मद रिजवान को नंबर 3 पे नहीं खिलाया जाएगा, मतलब हर मैच में नंबर 3। एक तो उनको रेस्ट देने का भी प्लान, इक्का दुक्का मैचेस में उनको रेस्ट दिया जा सकता है। दूसरे नंबर में मोहम्मद रिजवान के हवाले से ये खबरें आ रही है, कुछ सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को ओकेजनली नंबर 3 पे लाया जाएगा। डिपेंड्स कि पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर है बाबर आजम और साइम अयूब, ये अब ओपनिंग करेंगे पाकिस्तान के लिए, ये वर्ल्ड कप तक ओपनिंग करेंगे, ठीक है जी। और मोहम्मद रिजवान उस सूरत में नंबर 3 पे आएंगे कि अगर बाबर और साइम जो है वो अगर मतलब उनमें से कोई जल्दी आउट हो जाता है पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, तो फिर मोहम्मद रिजवान नंबर 3 पे आएंगे। लेकिन अगर दोनों की पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है, पावर प्ले अच्छा लग जाता है, तो नंबर 3 पे फिर उस्मान खान को आजमाया जाएगा। नंबर 4 पे फिर फखर जमान आएंगे और मोहम्मद रिजवान नंबर 5 पे आएंगे। अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि नंबर 5 पे अगर आप मोहम्मद रिजवान को लेके आएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप उनको उनके कंफर्ट जोन से निकालेंगे। कंफर्ट जोन से अगर वो निकलेंगे तो क्या वहां पर वो तेज शॉट्स खेल सकते हैं, वहां पे वो छक्के चौके लगा सकते हैं? क्योंकि नंबर 5 पे तो आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए कि जो 10 बॉलों पे 30 रन बना सके, 10 बॉलों पे 25 रन बना सके, वो चाहिए ना नंबर 5 पे, ठीक है। या वो अगर जल्दी भी बारी आ जाए तो वो इनिंग्स को बिल्ड करे और आगे लेके जा सके। तो नंबर 5 के लिए क्या मोहम्मद रिजवान सूटेबल हैं? वो तो खुद को ये इस नंबर के लिए सूटेबल नहीं समझते, क्योंकि उनका पूरे का पूरा जो स्टार्ट ऑफ कैरियर, जो कि मतलब जिसको ट्वाइलाइट उनकी कहते हैं कैरियर की, कभी वो आते थे कभी जाते थे, वो नंबर 5 पे परफॉर्म नहीं कर पाए विकेट कीपर वाली पोजीशन पे। तो इस वजह से मोहम्मद रिजवान को अब उस पोजीशन पे क्यों लेके जाया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद रिजवान बहुत खामोश है इस वक्त, सारे मामले को लेकर के बहुत खामोश है। लेकिन देयर इज अ फीलिंग, मतलब मेरी फीलिंग है कि मोहम्मद रिजवान को शायद जो है वो कुछ हल्के पसंद नहीं करते। और वो क्यों नहीं करते, मतलब वो मैं उस पे प्लेयर पे या उसकी काबिलियत पे उस पे इस वक्त बात नहीं कर रहा। कुछ हल्के पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ हल्के शायद मोहम्मद रिजवान को पसंद नहीं करते, और उसकी वजह शायद उनका वो जो उनका टिल्ट है टुवर्ड्स रिलीजन, शायद उनका टिल्ट टुवर्ड्स ये तबलीगी जमात, शायद वो जो ग्राउंड में नमाजें पढ़ना, शायद ये बहुत से कुछ हल्कों को नागवार गुजरता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि उनको कप्तान ना बनाने का भी फैसला इसी वजह से किया गया कि उन्होंने जो है वो ट्वीट कर दी थी वहां पे इंडिया में वर्ल्ड कप में। तो इस तरह का अब मामला है। मेरी फीलिंग है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
लेकिन ये मुझे लगता है क्योंकि अब खबरें आना शुरू हो गई इस किस्म की, तो मतलब अगर आप मोहम्मद रिजवान को नंबर 5 पे लेके जाएंगे तो इट मींस दैट कि आप मोहम्मद रिजवान के कैरियर को दांव पे लगा रहे हैं, उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं। असूलन तो मोहम्मद रिजवान को वहां भी परफॉर्म करना चाहिए भाई, जरूरी नहीं होता। आपके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, मतलब वो टॉप पे ओपनिंग भी करते हैं, वो नंबर 6 पे भी आके खेल लेते हैं। मिचेल मार्श की मिसाल ले लीजिए, वो ओपन भी करते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, लॉन्गर फॉर्मेट में वो नंबर 6 पे भी आगे बैटिंग करते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे हर फॉर्मेट में नंबर 1 पे खिलाओ। तो ये एक वर्सेटैलिटी होना ये असूलन जरूरी है एक खिलाड़ी के लिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप नंबर 1 पे ही खेलें, उसके बाद आप फटड़ हो जाएं, आप फारिग हो जाएं। लेकिन सर हमें अपने प्लेयर्स की लिमिटेशंस का अंदाजा है, और बहुत ही अच्छा हो कि अगर रिजवान चलिए नंबर 5 पे आते हैं, मेरी ये गलत फहमी दूर हो जाए, नंबर 5 पे आए, आके वो जनाब छक्के चौकों की बरसात कर दें और एक नया कैरियर का टच उनको मिले, ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि इस मसले को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम्स बनेंगे, ये आपको फोर्स ही कर रहा हूं कि अगर रिजवान को उनकी बैटिंग पोजीशन, पहले तो वो नंबर 3 पे आने की बात हो रही थी, अब नंबर 3 से भी अगर वो नंबर 5 पे चले जाते हैं तो फिर मोहम्मद रिजवान वो बंदा है जो डरता नहीं है, वो बोलेगा, ठीक है, वो बोलेगा, वो बात करेगा, और फिर उसकी परफॉर्मेंस भी उस पे होगी। क्योंकि नंबर 5 पे अगर आप मोहम्मद रिजवान को खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर आप आजम खान को नहीं खिला रहे। प्लेइंग 11 में फिर आजम खान की तो जगह नहीं बनती, तो आजम खान को अगर आपने खिलाना है तो फिर आपको मोहम्मद रिजवान को या तो रेस्ट देना पड़ेगा या फखर जमान को। लेकिन फखर जमान क्योंकि आपकी बैटिंग का एक मजबूत पिलर है, आप उसको नंबर 4 पे आजमाना चाहेंगे। सो ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान टीम की बनी हुई है। अब ये सिलेक्शन कमेटी ये चाहती है कि जी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उन्होंने प्लेयर्स को भी कहा है कि किसी का कोई नंबर जो है वो कंफर्म नहीं है, सब हर जगह पे खेलने के लिए तैयार रहें, जहां पे टीम को जिसकी ज़रूरत होगी वहां पे खेलना चाहिए। और फिर आपको पता है कि वहाब रियाज भी वहां पे ड्रेसिंग रूम में मौजूद होंगे सीनियर मैनेजर के तौर पर, यानी वो खिलाड़ियों पर भी नज़र रखेंगे। फिर वो चीफ सेलेक्टर भी डिफैक्टो चीफ सेलेक्टर है, तो फिर वहां पर भी वो फैसला करेंगे कि भाई जो प्लेइंग 11 है उसमें भी अपनी राय देंगे, या मैच में जो टीम सिलेक्शन है उस पर भी अपनी राय देंगे। फिर वो कहते हैं कि जी हमने जो है वो जो ये वो एक पॉलिसी अपनानी है खिलाड़ियों को आगे पीछे करने की, रेस्ट देने की, तो उसमें भी कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा, जैसे शाहीन के बारे में भी खबर है, नसीम के बारे में भी खबर है, फिर रोटेशन पॉलिसी, फिर रिजवान के बारे में भी खबर है कि उनको भी मैचेस में रेस्ट दिया जा सकता है। तो ये चीजें अब इनको एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा, देखिए ये सब आइडियाज ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको अपने फास्ट बॉलर्स को रोटेशन पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करना चाहिए, उनका वर्कलोड मैनेज करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। बल्लेबाजों को भी आपको बीच में रेस्ट देना चाहिए। नए लड़कों को आपने आजमाना है तो आप किसी को रेस्ट देंगे तो आजमाएंगे, वरना वो बेचारे जो नए आए वो सारे के सारे बाहर बैठे रहेंगे, पूरी की पूरी सीरीज उनको मौका नहीं मिलेगा। आप इरफान खान नियाजी को भी लेके आए, किसी मैच में आप उसको भी डेब्यू करवाएंगे, क्योंकि इस टीम के खिलाफ डेब्यू अगर आप अपने यंगस्टर्स को करवाते हैं तो उनके पास अच्छा मौका है, क्योंकि अगर किसी मुश्किल टीम के खिलाफ खिलाएंगे तो फिर मुमकिन है एक बंदा नाकाम हो जाए। यहां पे अगर वो परफॉर्म करते हैं, जो उस्मान खान है, इरफान खान नियाजी हैं, तो वो फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे जाके फिर वो मुश्किल टीम इंग्लैंड के खिलाफ हमने खेलना, इवन आयरलैंड के खिलाफ खेलना भी आसान नहीं होगा उनकी कंडीशंस में। तो ये सिचुएशन है सर। अब टीम आ रही है, पाकिस्तान पहुंच रही है, माहौल बनना शुरू होगा, और मैं आपको बताऊं कि आपको ये जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज है ये सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये मत सोचिए कि ये कमजोर टीम है, हार जीत से बढ़कर अब आपको इस सीरीज का इस्तेमाल करना है, अपने बेहतर कॉम्बिनेशन, फाइनल कॉम्बिनेशन कम से कम आपका बन जाना चाहिए इस सीरीज में, ताकि आप जब इंग्लैंड और आयरलैंड और इंग्लैंड आपकी टीम रवाना हो ना, तो वो आपकी वर्ल्ड कप की टीम हो। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप आजमाइए, अपने खिलाड़ियों को आजमाइए और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप की तैयारी यहीं से स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज तो फिर लेट हो जाएगा ना, डिले हो जाएगा, फिर आपके आखिरी सीरीज में अपना कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे। दुनिया की टीमें अपने कॉम्बिनेशंस बना चुकी हैं। बहरहाल अपनी राय दीजिएगा,
आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? रिजवान को किस नंबर पे खेलना चाहिए? क्या ये रिजवान के साथ ठीक है या ये उसके साथ नाइंसाफी है? इस पे अपनी राय जरूर मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।